स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए। हम लोग यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। परागण हम लोगों ने क्लियर किया, निषेचन हम लोगों ने क्लियर किया, उसमें भ्रूण का डेवलपमेंट थोड़ा सा पढ़ लिया, भ्रूण कोश क्या होते हैं वो चीज़ हमने कवर कर ली। अब बात करेंगे भ्रूण पोष के बारे में, ठीक है। कितने प्रकार से होता है, निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो आएगा भ्रूण पोष, ठीक है। इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। हम बात करेंगे भ्रूण पोष क्या है या एंडोस्पर्म क्या है। हम लोगों ने जब निषेचन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तो वहां पर एक चीज क्लियर की थी कि जब निषेचन होता है तो आवर्तबीजीय पादपों के अंदर एक स्पेशल प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं दोहरा निषेचन एवं त्रिसलियन प्रोसेस। दोहरा निषेचन हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन पादपों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन स्टेज देखने को मिलती है, दोहरी निषेचन अवस्था देखने को मिलती है। क्योंकि जो पराग नलिका होगी उस पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक आते हैं। पहला नर युग्मक एंटर होगा और अटैच होगा किससे, अंड कोशिका से, और अंड कोशिका से सलित होने के बाद क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करता है या एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो मध्य में उपस्थित जो दो ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं उनसे मेल करता है, सलित होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोहरा निषेचन हम लोग कह रहे हैं। पहला निषेचन तो हो जाता है एक नर युग्मक प्लस दूसरा अंड कोशिका। फर्स्ट निषेचन किसे कहेंगे हम लोग, एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, ठीक है। पहला नर युग्मक जो रहेगा वो एन रहता है, अंड कोशिका भी एन होती है। दोनों के संलयन से बनता है भ्रूण, ठीक है, जो कि 2n होगा। इसको हम कहते हैं प्रथम निषेचन, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जो सेकंड नर युग्मक होता है वो भी क्या है, एन अवस्था वाला है, ठीक है। ये किससे सलित होगा, ध्रुवीय कोशिकाओं से, जो कि क्या होती हैं, एन, और दो कोशिकाएं हैं तो दोनों क्या होती हैं, एन होती हैं। इन दोनों का संलयन होता है तो क्या बनेगा, बनता है भ्रूणपोष, जो कि क्या होता है, 3n होता है, ठीक है। और ये जो निषेचन हो रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं, द्वितीय निषेचन या दूसरा निषेचन, ठीक है। इसीलिए इस कारण हम लोग कहते हैं कि आवर्तबीजीय पादपों के अंदर दोहरा निषेचन होता है। अब त्रिसलियन यहां पर हम क्यों नाम दे रहे हैं, त्रिसलियन इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यहां पर एन एक कोशिका, दूसरी एन दो कोशिका है ना। जो ध्रुवीय कोशिका मध्य में दो कोशिकाएं होती हैं, दो तो वो कोशिकाएं हो गई, और एक होता है नर युग्मक। ये तीनों कोशिकाएं सलित होती हैं तो इसे हम कहते हैं त्रिसलियन। क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भ्रूण पोष क्या है, कितने प्रकार से होता है, वो सारी बातें। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि भ्रूण पोष क्या है, एंडोस्पर्म क्या है। तो आवर्तबीजीय पादपों में जब दोहरा निषेचन होता है या त्रिसलियन होता है तो उस अवस्था में क्या होगा कि जो दूसरा युग्मक होता है नर युग्मक, वो ध्रुवीय कोशिकाओं से सलित होकर के एक 3n यानी कि 3n संरचना बनाता है। वो संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणपोष कहलाती है। यानी कि उसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कह सकते हैं, प्राथमिक बनने वाला केंद्रक कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा कि जो भ्रूण होता है उसे विभिन्न अवस्थाओं में पोषण उपलब्ध कराता है ताकि भ्रूण निरंतर विकास कर सके, उसमें कोई भी स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसे आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती रहे। इस कारण भ्रूणपोष उसमें बनता है। अब बात करें हम कि भ्रूणपोष के प्रकार क्या है, तो डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी, द्वितीय नर युग्मक व
ध्रुवीय कोशिकाओं के संलयन से बनी संरचना क्या कहलाएगी? भ्रूणपोष कहलाती है। आइए बात समझ में कि द्वितीय नरयुग्मक और ध्रुवीय कोशिकाओं के संलयन से बनी संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणपोष कहलाती है। अब हम बात करें कि भ्रूणपोष जो होगा वो कितने प्रकार से होता है, तो भ्रूणपोष 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? पहला आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। सेकंड आएगा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा आता है हेलोबियल भ्रूणपोष। ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं किसके अंदर? आवर्तबीजीय पादपों के अंदर ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो 3 प्रकार के भ्रूणपोष है ये अलग अलग प्रकार के जो वर्ग होते हैं आवर्तबीजीय पादपों में, उन वर्गों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई किस प्रकार से भ्रूणपोष बन रहे हैं। अब कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भ्रूणपोष के बारे में, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता क्या है, ठीक है। इन बाकी को हम थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होगा हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं थोड़ा सा। जैसे भ्रूणकोश, जो भ्रूणकोश वाला एरिया होता है, इसमें नीचे की तरफ तो क्या बन चुका है? एम्ब्रियो बन चुका है, भ्रूण बन चुका है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। अब यहां पर मध्य में क्या थी? वहां पर ध्रुवीय कोशिकाएं थी। तो ध्रुवीय कोशिकाएं 2 कोशिकाएं थी और एक नरयुग्मक उनसे आकर के मिला, तो एक जो संरचना बनेगी कोशिकीय संरचना, वो कोशिकीय संरचना में जो केंद्रक होगा वो कौन सा होगा? 3N यानी कि 3N नामक संरचना वाला होगा। तो ये जो केंद्रक होता है ये क्या होगा? 3N वाला होता है। अब क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक है, ये केंद्रक कई सारे मुक्त विभाजन करता है, अनियंत्रित विभाजन करता है। यानी कि ये केंद्रक 1 से 2 बनेगा, 2 से फिर 4, 4 से 8, यानी कि समसूत्री विभाजन करेगा। उस अवस्था में क्या होता है कि ये जो केंद्रक होगा ये बहुत सारे केंद्रकों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जीव द्रव्य पाया जा रहा है इसके अंदर। ये जो बाकी संरचना है ये सब क्या है? बहुत सारे बने हुए केंद्रक हैं। अब जैसे ही ये अनियंत्रित बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, इनके मध्य में एक रिक्तिका निर्माण होता है, यानी कि एक अवकाश का निर्माण होगा जो काफी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर मध्य में एक छोटा सा एक रिक्तिका वाला एरिया बनेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा, सिरे की तरफ परिधि की ओर फैलता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये फैल करके कुछ इस प्रकार की संरचना में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीच में बहुत सारे केंद्रक पाए जा रहे थे उनका भविष्य क्या हुआ? तो सारे जो केंद्रक होते हैं वो कहां चले जाते हैं? परिधि की ओर चले जाएंगे। परिधि की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मध्य में क्या हो गया? रिक्तिका का निर्माण हो गया और रिक्तिका की संरचना काफी बढ़ जाती है, जिससे सारे केंद्रक कहां चले जाते हैं? परिधि की ओर चले जाएंगे, ठीक है। और ये बाकी का जो होगा इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। अब यह संरचना किस प्रकार से बन गई? मध्य में तो क्या हो गया? रिक्तिका, बाकी के ये क्या है? केंद्रक, ठीक है। ये क्या है? भ्रूण है। ये संरचना क्या है? भ्रूणकोश है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये क्या है? जीव द्रव्य है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है।
हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र की भ्रूण पोष के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसे होगा कि जब दोहरा निषेचन हो जाता है, दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से मेल करेगा, तो उसके बाद क्या होता है, एक कोशिकीय संरचना बनती है जिसके अंदर जो केंद्रक होगा वो केंद्रक क्या होता है, 3n संरचना वाला होगा। अब ये 3n संरचना वाला होने के बाद क्या होगा कि उस कोशिका के जो केंद्रक है वो केंद्रक बहुत सारे मुक्त विभाजन करता है, जिससे अनेक केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन कोशिका एक ही है, ठीक है। और जब बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे तो मध्य में एक रिक्तिका बनती है, वो रिक्तिका फैलती जाएगी, बड़ी होती जाती है, जिससे सारे केंद्रक परिधि की ओर चले जाएंगे, ठीक है, ये परिधि की ओर आ जाते हैं। अब क्या होने वाला है इसके बाद ये जो केंद्रक होते हैं, जो पर्सनल यहाँ पर अलग अलग केंद्रक पाए जा रहे हैं, इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति के रूप में एक लेयर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो संरचना यहां पर बन रही है, ये कौन सा प्रकार का भ्रूणपोष होगा, केंद्र की भ्रूणपोष होता है। अच्छा, आपने नारियल के अंदर देखा होगा कि नारियल के अंदर एक तो सफेद भाग होता है, ठीक है, और एक उसमें लिक्विड भरा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों उस नारियल का जो फल होगा उस फल के भ्रूणपोष हैं, ठीक है। उनमें जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में क्या होगा कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन उन केंद्रकों के ऊपर कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती, वो मुक्त केंद्रक होते हैं। तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है, पानी जो उसमें होता है, वो भी क्या है, भ्रूणपोष है। उसका जो सफेद एरिया हम लोग देखते हैं वो भी क्या है, भ्रूणपोष है। लेकिन अंतर क्या है कि जो नारियल का लिक्विड होगा उसमें बहुत सारे केंद्रक होते तो हैं, लेकिन केंद्रकों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, ठीक है। और जो सफेद एरिया होगा उसमें क्या होता है कि जो केंद्रक पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर एक हार्ड लेयर का निर्माण हो जाता है, यानी कि भित्ति का निर्माण हो जाएगा और वो सॉलिड फॉर्म में हमें नजर आते हैं। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है ना, ये आवर्तबीजीय पादपों के 56 प्रकार के जो कुल हैं इनमें देखा जाता है, यानी 56% जो आवर्तबीजीय पादप हैं उन आवर्तबीजीय पादपों में केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष ही होगा। डिफरेंस समझ में आ गया। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, भ्रूणपोष क्या होता है कि द्वितीय नरयुग्मक और ध्रुवीय कोशिकाओं के सलियन से मिलकर बनी संरचना या सलियन से बनी संरचना क्या कहलाएगी, भ्रूणपोष कहलाती है, ठीक है। इसका निर्माण क्यों हो रहा है ये हम लोग जानते हैं कि भ्रूणपोष जो बनता है ये उस भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराने के लिए ही बनता है, ठीक है। कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से होता है, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होगा कि जब दोहरा निषेचन हो जाता है, द्वितीय नरयुग्मक और ध्रुवीय कोशिकाओं का सलियन हो जाता है, तो बनने वाली जो संरचना होती है, मध्य में जो कोशिका बनेगी भ्रूणपोष की, जो प्रथम कोशिका बनती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बहुत सारे मुक्त विभाजन करता है। विभाजन करने से क्या होगा कि उस कोश के अंदर बहुत सारे केंद्रक तैयार हो जाते हैं, उस लिक्विड के अंदर, एक ही कोशिका के लिक्विड के अंदर बहुत सारे केंद्रक तैयार हो जाएंगे और पूरे भ्रूणकोश में फैल जाते हैं। अब क्या होगा कि मध्य में एक छोटी रिक्तिका बनेगी जो अपना आकार धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ाती जाएगी, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा और ये जो सारे केंद्रक होते हैं ये सब कहां चले जाते हैं, परिधि की ओर चले जाएंगे। और परिधि की ओर जाने के बाद क्या होगा कि इन सबके ऊपर एक भित्ति का निर्माण होता है, एक लेयर का निर्माण होता है, और इसके बाद ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, केंद्र की भ्रूणकोश कहलाएगा। आगे बात समझना आपको, तो केंद्र की भ्रूणकोश इस तरह से कंप्लीट होगा। 56 प्रकार के जो आवर्तबीजीय पादप हैं उनमें यही स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो नारियल है उसके अंदर 2 प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में है वो भी भ्रूणपोष है, और जो सफेद एरिया होता है उसका वो भी भ्रूणपोष होता है, जो कि भ्रूण को पोषण देने के लिए बनता है। तो ये समझ में आ गया आपको, केंद्र की भ्रूणपोष कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना तैयार होती है। यानी कि ये वाला एरिया कौन सा हो गया, हमारा भ्रूणकोश है, ठीक है, इसके अंदर ये रिक्तिका है और साइड में क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है ये हम भ्रूणपोष कह सकते हैं। इसमें केंद्रक पाए जा रहे हैं जिसके चारों क्या है, भित्ति का निर्माण हो गया, यहाँ पर भ्रूण पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। अब सेकंड प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा आएगा कोशिकीय भ्रूणपोष।
अच्छा, केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या अंतर है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है। केंद्र की भ्रूणपोष में हमने क्या बताया कि जो भ्रूणकोश होता है, ठीक है, यहां पर यह भ्रूण पाया जा रहा है, इसमें जो मध्य में जो कोशिका तैयार होती है द्वितीय निषेचन के बाद, यानी कि इसके अंदर ये जो कोशिका किस किस से बनी है, दो ध्रुवीय कोशिकाओं से प्लस एक नरयुग्मक से। तो ये जो संरचना बनती है, यहां तक तो स्थिति सेम होती है, ये भी 3A नहीं है, वही बात आ रही है, सेम स्थिति है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ के केंद्रक मुक्त विभाजन करते हैं, जैसे एक केंद्रक है और इसमें समसूत्र विभाजन होगा तो ये कितने केंद्रक बना लेगा, 2 केंद्रक बना लेता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो जैसे ही 2 केंद्रक बनते हैं, इनके ऊपर क्या बन जाएगा, लेयर्स का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। उसमें क्या हो रहा था कि जो केंद्रक था वो पहले बहुत सारे मुक्त विभाजन करता है, बहुत सारे केंद्रक बन जाता है, बना लेता है, और उसके बाद जाकर के कहीं उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही विभाजन हुआ कोशिका भित्ति बन जाएगी, ठीक है। अब 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, दोनों के ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो केंद्रक है वो भी क्या करेगा, विभाजन करेगा, जैसे ही 2 केंद्रक बनाएगा फिर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र के प्रकार में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अब समझ लेते हैं हम लोग कि केंद्र की और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या अंतर है। कि केंद्र की भ्रूणपोष में जो केंद्रक विभाजन करता है उसमें साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि जो केंद्रक होता है वो पहले बहुत सारे विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक बना लेगा, उसके बाद कहीं जाकर क्या होता है, भित्ति बनती है। लेकिन यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या है कि जैसे ही एक केंद्रक विभाजन करके 2 केंद्रक बनाएगा तुरंत भित्ति का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद फिर वो 2 केंद्रक फिर विभाजन करके अलग केंद्रक बनाएंगे, फिर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। यानी कि इसमें विभाजन और भित्ति का निर्माण दोनों साथ साथ चलते हैं। किसके अंदर, कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर। आ रही बात समझ में। तो ये जो विभाजन करके संरचना बनेगी वो किस प्रकार की, कैसे संरचना बनती है, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। जैसे यहाँ पर ये केंद्रक वाली सेल्स हो गई, ये केंद्रक वाली सेल्स हो गई, ठीक है। ये पर्सनल केंद्रक जो है अपने अपने चारों तरफ भित्ति बना करके एक पर्सनल सेल्स के रूप में यहाँ पर डेवलप हो गए, ठीक है। कुछ इस प्रकार की संरचना इनमें देखने को मिलती है। लेकिन इनमें विशिष्ट क्या होता है कि कई बार इनमें भ्रूणकोश के बाहर की तरफ चूष्कांग विकसित हो जाते हैं। इस तरह से चूष्कांग बन जाते हैं। तो ये अलग ही तरह की संरचना तैयार होती है। और ये संरचना किन में पाई जाती है, इस प्रकार का भ्रूणकोश, इन प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्तन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है गेमोपेटली वर्ग के सदस्यों में। यानी कि आवर्तबीजी पादप का ये कुल है, वर्ग है गेमोपेटली। तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं है, भ्रूणकोश वही है, इसमें भी भ्रूणकोश वही है, भ्रूण वही है, भ्रूण वही है। इसमें भी क्या हो रहा था कि जो मध्य में कोशिका थी, केंद्रक था, वो केंद्रक ने क्या किया कि बहुत सारे विभाजन किए। विभाजन होने के बाद जैसे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के उनमें भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 2 केंद्रक बने, दोनों में अलग अलग लेयर्स का निर्माण हो गया, यानी कि 2 अलग अलग कोशिकाएं बन गई। उसके बाद फिर वो दोनों विभाजन करेंगे, फिर 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनेंगे। इस तरह से जैसे ही विभाजन होता है वापस से लेयर्स का निर्माण हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना में देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक केंद्रक जो है वो अलग अलग कोशिका के फेज में है, यानी कि अलग अलग चैम्बर लेकर के बैठा हुआ है। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, कई बार चूष्कांग विकसित हो जाता है, यानी कि साइड से भी बहुत सारी कोशिकाएं निकल जाती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं, चूष्कांग क्या काम करते हैं कि जब भ्रूण डेवलप होता है तो ये जो चूष्कांग है ये अन्य जो भ्रूण बीजांड की जो अन्य सेल्स होती हैं उन सेल्स का भी अपघटन करके क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं और भ्रूण को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये किस में देखा जाता है, गेमोपेटली वर्ग के सदस्यों में देखा जाएगा, जो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो भ्रूणपोष 2 प्रकार के हमने पढ़ लिए अभी तक, केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्र की भ्रूणपोष क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, बहुत सारे केंद्रक बन रहे हैं। जब पूरी तरह से केंद्रक बन जाते हैं उसके बाद कहीं जाकर उनमें लेयर्स का निर्माण होगा। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हो रहा है कि जैसे पहला विभाजन हुआ लेयर्स बन जाती हैं, फिर उनमें विभाजन होगा, फिर लेयर्स बन जाती हैं, यानी कि लेयर्स और विभाजन दोनों साथ साथ चलते हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, पहले विभाजन हो जाएंगे पूरी तरह से, उसके बाद कहीं जाकर के लेयर का निर्माण शुरू होता है। तो ये केंद्र के प्रकार में रहता है, पहले मुक्त बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो केंद्र की अवस्था हो जाएगी। कोशिकीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जस्ट विभेदन होते ही, विभाजन होते ही उनमें लेयर्स का निर्माण हो जाता है, तो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं
हिलोबियल या हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तीसरा आएगा हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। अच्छा, ये प्रकार का जो भ्रूणपोष होगा, इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों के मध्य का भ्रूणपोष मानते हैं। ठीक है, ये जो भ्रूणपोष ये क्या है, जो केंद्र की हमने पढ़ा है और जो कोशिकी हमने पढ़ा है उसके मध्य अवस्था इसको बोलते हैं। यानी कि एक बात सीधी सी क्लियर यहां पर हो जाती है। और ये किसमें पाया जाएगा? अधिकांश एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें ये स्थिति देखने को मिलती है। आइए बात समझ में। अब यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है? केंद्र की में हमने क्या पढ़ा? पहले विभाजन होंगे, बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, उसके बाद कहीं जाकर के उनमें लेयर्स का निर्माण होगा। कोशिकी में हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही विभाजन हो जाता है, विभाजन होते ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, फिर वो जो कोशिकाएं हैं फिर वापस से विभाजन करके फिर भित्ति का निर्माण होगा। तो ये दोनों के मध्य की अवस्था इसको मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर स्थिति क्या होती है, इसको देख लेते हैं। भ्रूणकोश वही बनेगा, इसमें एम्ब्रियो वही बनेगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण है हमारा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये बीच में एक भ्रूणपोष वाली कोशिका बनी है, ठीक है। अब इस भ्रूणपोष वाली कोशिका में जैसे ही विभाजन हुआ, दो प्रकार की सेल्स बनती है, दो प्रकार के हम केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका में विभाजन हुआ, दो केंद्रक बन गए। ठीक है, ये दो केंद्रक क्या करेंगे कि ये अलग अलग कोशिका के रूप में विभेदित हो जाते हैं। ये कोशिका अलग बन गई, ये कोशिका अलग बन गई। अब इनमें क्या होता है कि एक कोशिका तो होती है निभाग एरिया की तरफ और एक कोशिका कहां होती है? अंडद्वार की तरफ। ठीक है, यानी कि जो अंडद्वार की तरफ कोशिका होगी वो क्या होती है? आकार में थोड़ी बड़ी होगी, और निभाग की ओर जो कोशिका होती है आकार में थोड़ी छोटी होती है। अब इसमें दोनों प्रकार की स्थिति हमें दर्शाना है, दोनों प्रकार की स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसे होगा कि ये जो कोशिका है जो निभाग की ओर जाती है, इस कोशिका के केंद्रक में जब विभाजन होगा तो उन विभाजनों के बाद इनमें कोई भी लेयर का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जो केंद्रक होते हैं बहुत सारे विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें लेयर का निर्माण नहीं होता है या लेट होता है। जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था? केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष में पढ़ा था। वहां भी तो यही प्रोसेस हो रही है। वहां पर क्या हो रहा है कि पहले विभाजन हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, कुछ समय तक, उसके बाद जाकर के कहीं लेयर का निर्माण होगा। और नारियल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें जो उसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी भित्ति नहीं होती है, यानी कि वो मुक्त रूप से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है कि एक कोशिका जो ऊपर की तरफ गई है, छोटी कोशिका, इसमें जो केंद्रक होता है ये बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करता है मुक्त रूप से। ठीक है, और इनके ऊपर कोई भी भित्ति का निर्माण नहीं होता है या थोड़ी देरी से होगा। ठीक है, और ये जो बड़ी कोशिका है जो अंडद्वार की तरफ है, ये क्या करती है? इनमें जैसे ही विभाजन हुआ भित्ति का निर्माण हो जाएगा, फिर विभाजन होगा, फिर भित्ति का निर्माण होगा। यानी कि कौन सी अवस्था को बता रहा है? ये कोशिकी भ्रूणपोष वाली अवस्था को बता रहा है। तो यहां पर स्थिति क्या होती है? ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन अप्लाई हो गई। पहली कंडीशन तो क्या हो गई? मुक्त केंद्रक भी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? इसके अंदर भित्ति वाले केंद्रक भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोनों प्रकार के भ्रूणपोष इसके अंदर देखे जाते हैं, इसलिए ये दोनों के मध्य की अवस्था मानते हैं हम इसको, या हम दोनों को योजक के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें मुक्त केंद्रक भी है, यानी कि केंद्र की भ्रूणपोष भी है, और इसमें बंधे हुए यानी कि भित्ति युक्त केंद्रक भी है। यानी कि ये स्थिति क्या होती है? कोशिकी भ्रूणपोष वाली अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोबियल भ्रूणपोष कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, वापस इसको रैंडमली क्लियर कर लेते हैं। भ्रूणपोष क्या है कि द्वितीय नरिग्मक और ध्रुवीय कोशिकाओं के सलियन से, ठीक है, बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी? भ्रूणपोष कहलाती है। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होगा? तो ये तीन प्रकार का होगा: केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है वो 56% या 60% आवृतबीजीय पादपों के अंदर देखा जाएगा, यानी कि अधिकतर वही प्रकार की संरचना बनती है। उसमें क्या हो रहा है कि मध्य में ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, उन ध्रुवीय कोशिकाओं से जो दूसरा निग्मक मेल करेगा, उसके बाद जो एक कोशिका बनेगी जिसके अंदर केंद्रक कौन सा होगा? 3N युक्त होता है। वो केंद्रक बहुत सारे मल्टी डिवीजन करेगा, बहुत सारे विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद बहुत सारे मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती हैं।
पहली स्थिति कि वो जो केंद्रक हैं वो मुक्त विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक जो बना रहे हैं ना, उनके ऊपर या तो कोई भी लेयर का निर्माण ना हो, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उनमें लेयर का निर्माण सबसे आखिरी में हो। तो जो बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे तो मध्य में एक रिक्तिका बनेगी, वो रिक्तिका धीरे धीरे आकार बढ़ाएगी, और जैसे ही वो आकार बढ़ाएगी सारे केंद्रक कहां लग जाएंगे, परिधि की ओर लग जाते हैं, है ना। तो एक रिंग जैसी संरचना में नजर आती है कि बीच में तो एक अवकाश है और साइड में उनके भरी हुई संरचना है जिसके अंदर केंद्रक पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर या तो लेयर का निर्माण हो जाएगा या फिर वो मुक्त रूप में ही पाए जाएंगे। नारियल इसका बेस्ट एग्जांपल, इसमें दोनों प्रकार की संरचना देखने को मिल जाएगी हमें। एक लिक्विड फॉर्म भी है जो मुक्त केंद्र की अवस्था वाला भ्रूणपोष है, और एक सॉलिड फेज भी है जिसके अंदर भित्ति वाले केंद्रक पाए जा रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि इसके अंदर जो एक केंद्रक होगा वो बहुत सारे विभाजन करता है, और विभाजन करने के बाद जैसे ही पहला विभाजन होगा दो केंद्रक बनेंगे, उन दोनों के ऊपर क्या हो जाता है, लेयर्स का निर्माण हो जाएगा। मतलब तुरंत विभाजन हुआ और लेयर का निर्माण हो गया। यानी कि उनमें ये नहीं होता है कि बहुत सारे केंद्रक बन जाए उसके बाद लेयर का निर्माण होगा, वो केंद्र की स्थिति में था। कोशिकी में क्या हुआ, पहला केंद्रक विभाजन हुआ, दो केंद्रक बनाया, दोनों में लेयर का निर्माण हो गया। फिर दोनों केंद्रक फिर विभाजन करेंगे, फिर दो केंद्रक बनाएंगे या चार बनाएंगे तो उनमें फिर लेयर का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से संरचना बनती है। और ये जो होता है वो गेमोपेटली वर्ग में देखा जाता है। इनके अंदर क्या होता है कि साइड में चूष्कांगों का भी निर्माण हो जाता है जो कि अन्य कोशिकाओं से भी पोषण खींचने का काम करते हैं। तीसरा है हेलोबियल प्रकार का। हेलोबियल प्रकार का क्या होगा कि ये केंद्र की और कोशिकी दोनों के मध्य की अवस्था मानी जाती है। मध्य की अवस्था स्थिति क्या हो रही है कि इसके अंदर क्या होगा कि जब पहला केंद्रक विभाजन करता है तो दो कोशिकाएं बना लेता है, ऊपर की कोशिका निभाग की ओर और दूसरा अंडद्वार की ओर। जो निभाग की ओर होगी वो छोटी कोशिका होती है, विभाजन करती है और केंद्र की स्थिति हमें शो करती है, यानी कि बहुत सारे मुक्त केंद्र वाली स्थिति बनाती है। और जो नीचे वाली कोशिका होती है वो विभाजन करती है और कोशिकीय अवस्था में दिखाती है। ये हेलोबियल प्रकार का देखा जाता है जो कि एक बीजपत्री पादपों में नजर आएगा। आगे बात समझ में, तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया कि भ्रूणपोष होता क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो।